तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका जीवन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका अपना सर अंकित कुमार एक बार से आप सभी के साथ स्टडी की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 पदार्थ को कंप्लीट किया था। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम पदार्थ के गुणधर्मों के बारे में एक बार पुनः से अपने अध्ययन को करते हैं। तो कृपया ध्यान से पढ़ें, और मैंने आपको बताया था कि साथ के साथ नोट्स बनाएं, तो उस बारे में कुछ विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि आपके कुछ यौगिक व अणुसूत्र आ जाते हैं जो आपको केमिस्ट्री में याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पुनः एक बार पदार्थ को रिवीजन कर लेते हैं। फिर भी हमने पिछले पार्ट में पदार्थ को एक विशेष अध्ययन जाना था, लेकिन फिर भी हम इसका अध्ययन एक बार पुनः कर लेते हैं। तो देखिए, पदार्थ वास्तव में है क्या। पदार्थ आप अपने दैनिक जीवन में जो भी आसपास देखते हैं, अर्थात आप दूर दूर तक कुछ भी देख लें, वो सब क्या है? पदार्थ। हम अपने दैनिक जगत में जो भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या हमारी जो ज्ञानेंद्रियां वो महसूस करती हैं, वो सब क्या है? पदार्थ। लेकिन यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी एक परिभाषा का निर्माण करना चाहते हैं, तो बच्चों हमें एक अपने दो वर्डों पर खासा ध्यान रखना होगा। एक तो ध्यान रखना होगा द्रव्यमान, और एक ध्यान रखना होगा बच्चों आयतन। क्या हो गया? आयतन। तो देखिए, दो चीजें, कोई भी ऐसी वस्तु है पूरे ब्रह्मांड में जिसमें द्रव्यमान होता होगा और जो क्या करती होगी? आयतन। अर्थात आयतन का मतलब है स्थान घेरना, जो स्थान घेरती होगी। तो इस प्रकार की वस्तु को हम क्या कहेंगे? पदार्थ। तो देखिए, हम पिछली जो क्लासेस थी हमारी, हमने उसमें वायु को भी सिद्ध किया था कि वायु भी क्या होती है? एक पदार्थ होती है। तो प्यारे बच्चों, पदार्थ के बारे में पुनः एक बार अध्ययन करते हुए बताते हैं। दोबारा से देखिए, पदार्थ एक ऐसी वस्तु है जिसका अध्ययन, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रिय में क्या आती है आपकी? आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा व जीभ। तो ये सब क्या है? हमारी पांचों ज्ञानेंद्रिय। मतलब इन्हीं के संपर्क में आने से, मान लीजिए आंख जिसको देख सके, कान जिसके बारे में सुन सके, मुंह क्या कर सके? जिसके बारे में बोलता है। अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रिय जिन क्रियाओं के द्वारा उसको क्या करती हैं? पहचान करती हों, और जिसके अलावा वह हमारे दो कारकों को बिल्कुल प्रतिपादित करता हो, यानी दो कारकों को मानता हो कि उसमें द्रव्यमान होता हो और जिसमें आयतन होता हो। तो इस प्रकार की जो वस्तु है वह क्या कहलाएगी? हमारी पदार्थ। तो आप समझ गए होंगे पदार्थ को। तो देखिए, अब हमारा चैप्टर नंबर 2 पदार्थ के गुण धर्मों के बारे में ही एक विशेष अध्ययन लेकर आया है, जिसमें मैं आपको इन अध्ययनों को कुछ डिटेल के साथ व कुछ क्रियाओं व कुछ परीक्षणों के साथ आपको समझाऊंगा। तो देखिए, पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अर्थात अब हमने पदार्थ के बारे में पढ़ लिया है, अब हम चेक करेंगे कि ये पदार्थ वास्तव में प्योर यानी शुद्ध हैं, या फिर ये किस प्रकार के गुणधर्मों से मिलकर बने होते हैं, या इनको हम क्या कहेंगे। तो देखिए, एक बार फिर मेरे साथ मैं आपका अपना ही सर अंकित आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, श्रृंखला के इस पाठ को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, तो सबसे पहले हमें शुद्ध तत्व को ज्ञात करने के लिए अपने दैनिक जीवन के आसपास की वस्तुओं पर विचार करना होगा। आप अपने आसपास देखते होंगे, आपने कभी अपने दैनिक जीवन में दूध देखा होगा, घी देखा होगा, मक्खन देखा होगा, तथा मसाला, जूस, अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं देखते हैं। तो कभी आप उन पर विचार करते हैं कि ये सभी पदार्थ क्या वास्तव में शुद्ध हैं? अर्थात आपके दिमाग में एक तथ्य गूंजता है कि वास्तव में शुद्ध होता क्या है। अर्थात कैसे पता करें कि यह जो पदार्थ है वह शुद्ध है। जिस डिब्बे में इनकी पैकिंग होती है तो उस पर लिखा होता है शुद्ध पदार्थ, या आपने देखा होगा शुद्ध देसी घी या शुद्ध मसाला। तो आप इनको कैसे पहचान करेंगे वास्तव में कि यह शुद्ध होते हैं? तो आज इसी बात पर हम एक डिस्कशन करते हैं कि वास्तव में हम अपनी रसायन के द्वारा कैसे सिद्ध करें कि यह पदार्थ शुद्ध है भी या नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, शुद्ध वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध का मतलब है किसी वस्तु के रासायनिक, जो किसी वस्तु का संगठन है उसका प्योर होना। अर्थात किसी भी प्रकार के चेंजिंग पदार्थ में ना हो। जैसे कि मान लीजिए आपने दूध लिया हुआ है, तो दूध की जो अपना रासायनिक संगठन है वह प्योर हो, उसमें अन्य प्रकार की मिली हुई वस्तुओं का संग्रह ना हो। अर्थात वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए तो इसमें किसी प्रकार का मिश्रण ना हो। अर्थात दूध के जो अपने तत्व हैं, जो उसके मौलिक तत्व हैं, जैसे कि आप पानी पीते हैं तो पानी मान लीजिए H2O बिल्कुल शुद्ध है, आपको पता है उसका टेस्ट,
मान लीजिए मैंने उसमें हल्का सा मिश्रण करके नमक कर दिया, तो वह कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। कैसा हो गया, अशुद्ध। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, शुद्ध का मतलब है कि जो उसके अपने मौलिक तत्व हैं, यानी जो भी अपने मौलिक अवयवों से मिलके बना हुआ है, अर्थात दूध जिन रासायनिक तत्वों से मिलके बना हुआ होगा, वास्तव में वही उसकी शुद्धता की पहचान होते हैं। तो देखिए, शुद्ध होने की हम एक परिभाषा डिनोट करते हैं यहाँ पर, जिनको आप सभी ध्यान से सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप समझ चुके होंगे कि शुद्धता का मतलब क्या होता है। शुद्धता का मतलब होता है किसी बाहरी चीज का ना मिलना, अर्थात जो हमारी जो पदार्थ है उसका अपना बेस होना चाहिए, उसका अपना जो स्ट्रक्चर है, उसमें किसी अन्य प्रकार की पदार्थ का मिश्रण ना हो। ऐसे पदार्थों को ही हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो देखिए बच्चों, शुद्धता की पदार्थ का मतलब क्या होगा। एक शुद्ध पदार्थ एक ही रासायनिक प्रकृति के कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात जो शुद्ध पदार्थ होगा वो क्या होगा हमारा, वो एक ही प्रकार की रासायनिक प्रकृति के, अर्थात मान लीजिए शुद्ध पदार्थ जो होगा उसके अवयव है। मान लीजिए आपने यहाँ पे दूध ले लिया है, सबसे कॉमन में आपको लेके चल रहा हूँ दूध। अब दूध मान लीजिए कुछ अवयवों से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो अवयव होंगे सभी अवयव इस ऐसे ही होंगे, अर्थात सबके रासायनिक गुणधर्म सेम उसी क्वालिटी में व्यवहार कर रहे होंगे। इसके अलावा कोई अन्य प्रकार का पदार्थ वहां पे क्रिया करके उसकी शुद्धता को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। अर्थात किसी भी पदार्थ में एक विशेष प्रकार के अवयव भाग लेकर क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की प्रकृति या गुण का क्या करते हैं, गुण को क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। अर्थात उनमें उसी प्रकार के अवयव की प्रकृति या गुण पाई जाती है। ऐसे पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। देखिए आपने अपने चारों तरफ देखा होगा कि अधिकांश पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि समुद्र का जल। अर्थात ऐसे भी नहीं है कि जो शुद्ध पदार्थ है वह एक ही कणों से मिलकर बना होगा, वह अन्य कणों से मिलकर बना होगा, लेकिन उनका अपना निश्चित महत्व, गुणधर्म व संरचना होती है। जैसे कि सबसे कॉमन लेते हैं हम जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है H2O, अर्थात इसमें हाइड्रोजन तत्व 2 अनुपात में, जबकि ऑक्सीजन तत्व 1 अनुपात में भाग ले रहा है। इस स्थिति को, जो शुद्ध पदार्थ हैं, इस स्थिति को हम क्लियर करेंगे यौगिक व मिश्रण में। तो कृपया आप सिर्फ अपने दिमाग में यही ध्यान रखिए कि जिसकी स्ट्रक्चर क्या हो, एक ही प्रकार के तत्वों या निश्चित रासायनिक गुणधर्मों की प्रकृति को क्या करती हो, अनुसरण करती हो। उसमें जो तत्व भाग ले रहे हैं वह एक निश्चित प्रकृति के अनुसार ही गुणधर्म को स्पष्ट कर रहे हो। ऐसे पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हेडिंग पार्ट की शुरू होती है मिश्रण। आपने बहुत दैनिक जीवन में सोचा होगा, आपकी मम्मी या आपके कोई भी बड़ा आपसे आज्ञा देता होगा कि जाओ मिश्रण तैयार कर लो, जाओ मिक्सी में मिक्स कर लो उसको, जाओ चटनी बना लो, या जाओ किसी भी प्रकार की शिकंजी, चाय, यानी किसी भी अनुपात में आप कुछ भी मिला देते हैं, वो सब क्या होता है दैनिक जीवन में, मिश्रण। तो देखिए, इन्हीं चीजों के सहारे, इन्हीं दैनिक एग्जाम्पलों के सहारे आज हम स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में क्या मिश्रण होता है और क्या यौगिक होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको कभी भी जिंदगी में या कभी भी आने वाले अपनी स्टडी टाइम में परेशानी नहीं होगी कि क्या मिश्रण होता है और क्या यौगिक में अंतर होता है। ये सभी चीजें आपकी बिल्कुल कंठस्थ क्लियर हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, देखने जरा मिश्रण, हम यहाँ पे हेडिंग लेकर चल रहे हैं अपनी मिश्रण। देखिए, मिश्रण को सबसे पहले शब्दों पे विचार कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको विचार करना होगा बच्चों मिश्रण। तो प्यारे बच्चों, सबसे बात है मिश्रण। मिश्रण का मतलब मिलना, किसी भी अनुपात में मिला देना। यदि आपको सामान्य परिभाषा अपनी ओर से बनाते हैं तो मिश्रण का अर्थ है किन्हीं भी दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या कर देना, किसी भी अनुपात में मिला देना। मान लीजिए आपने कोई पात्र लिया, उसमें पानी गेर दिया, नमक गेर दिया, चीनी गेर दी, नींबू गेर दिया, कुछ भी गेरते चले गए, कोई अनुपात नहीं था, सिर्फ आपका जो मन कर रहा था वो मिला रहे थे। तो यहाँ पे चीनी गेरी, यहाँ पे पानी गेरा, यहाँ पे आपने पानी गेर दिया, यहाँ पे आपने नींबू गेर दिया। तो ये सब जो ये आंशिक अवयव जो भाग ले रहे थे इसमें, जिनके द्वारा आपने इनको मिलाया है, वो सभी मिलके हमारे किसका निर्माण करेंगे, मिश्रण का। तो देखिए, हम रसायन की दृष्टि से समझते हैं वास्तव में मिश्रण होता क्या है। तो देखिए बच्चों, मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों या तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है। अभी आप जब नेक्स्ट एक जो इसका पॉइंट पूरा
पूरा आप इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे कि वास्तव में जो शुद्ध पदार्थ है वो किन भागों में बटे हुए होते हैं, तो आप उनको पढ़ लेंगे। तो देखिए क्या होता है मिश्रण, किन्हीं भी मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों या तत्वों या यौगिकों, अर्थात आप क्या है इनमें से कोई भी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ हो, तत्व हो या यौगिक हो, उनको किसी भी अनुपात में मिला दीजिए। जो नया एक तैयार होने वाला आपका पदार्थ होगा दैट इज कॉल्ड मिश्रण, या उसको हम इंग्लिश में कहेंगे मिक्सचर। तो आप समझ गए होंगे, शुद्ध पदार्थ अभी बताए थे, तत्व अभी आपको बता देंगे क्योंकि आगे आएगा, यौगिक भी आपको आगे समझ लेंगे। तो सीधा सीधा समझ लीजिए, किन्हीं भी शुद्ध पदार्थ या तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, अर्थात जैसा आपका मन करता है, कोई एक निश्चित अनुपात नहीं। अर्थात मान लीजिए यौगिक आपने 2 किलोग्राम रखा तो आपने ये 4 किलोग्राम रख दिया, या आपने 5 किलोग्राम रख दिया, या आपका मन करा तो आपने इसको 2 लिया था, इसको 4 यूनिट में लिया, इसको 8 में ले लिया। तो किसी भी अनुपात में आप इसको बनाएंगे तो जो होने वाली राशि तैयार होगी या पदार्थ होगा दैट इज कॉल्ड मिश्रण। तो प्यारे बच्चों मिश्रण समझ चुके होंगे। मिश्रण का अर्थ है कि किसी भी प्रकार के शुद्ध पदार्थों या तत्वों या यौगिकों, या साधारण भाषा में इसकी परिभाषा मैं आपको दूं तो किन्हीं 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, देखिए मैं आपको इसको लिख के क्लियर करता हूं ताकि आप भूले भी नहीं, और इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। मैंने आपको कई दैनिक जीवन की बहुत सारी परिभाषाएं क्लियर कर दी हैं। तो किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, किसी भी अनुपात में मिलाने पर। थोड़ा सा प्यारे बच्चों राइटिंग गलत है, आप सभी जानते हैं अपनी दैनिक कक्षाओं में, तो उस पर मत जाइए, सिर्फ आप नॉलेज लीजिए। आपका यहाँ पे जो मेन प्रोग्रेस है या आपकी जो मेन फंडा है वो आपका पढ़ना है। तो आपकी सही में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और क्योंकि मैं और भी एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो सभी बच्चे प्रत्यक्ष कक्षाओं में भी समझते हैं, तो सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, जो आपकी समझ में भली भांति आ रही होगी। तो क्या है कि किसी भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो होने वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही नया पदार्थ क्या कहलाता है, आपका मिश्रण। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, मिश्रण। तो मिश्रण समझ गए। अब देखिए हेडिंग चलेगी मिश्रण का वर्गीकरण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है मिश्रण का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है उसके कितने वर्ग या कितने प्रकार के भागों का निर्माण हो सकता है। तो देखिए मिश्रण केवल ठोस पदार्थ को मिलाने से नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि आपने नमक और चीनी को मिला दिया तो ही मिश्रण बनेगा। मिश्रण कैसे भी बन सकता है। ठोस को ठोस में मिला दीजिए, पीछे आपने अभी अवस्थाएं पढ़ी थी, अब भैया पदार्थों की अवस्थाएं पढ़ चुके हैं। सॉरी, थोड़ी सी कोल्ड फ्लू चल रहा है तो उसके कारण थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो उसके लिए कोई माफी का इश्यू नहीं है। देखिए बच्चों, तो हमें बता रहा था आपको कि पदार्थ की आप अवस्थाएं पढ़ चुके हैं। भाई पदार्थ की कितनी अवस्था पढ़ के आए थे, ठोस द्रव गैस। तो ऐसा नहीं है कि मिश्रण एक ही अवस्था में मिक्स करेगा, अर्थात आप ठोस को ठोस में मिला सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठोस को द्रव में मिलाइए, द्रव को ठोस में मिलाइए, ठोस को गैस में मिलाइए, गैस को ठोस में मिलाइए, द्रव को द्रव में मिलाइए। सब क्या होते हैं आपस में, सब किसका कार्य करते हैं, मिश्रण का ही कार्य करते हैं। अर्थात तो ठोस पदार्थों को परस्पर मिलाने से ही पदार्थ का निर्माण नहीं होता। क्या होता है, आप पदार्थ की किसी भी अवस्था अर्थात ठोस द्रव गैस को परस्पर मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है, यानी इन तीनों में से कोई भी आपस में मिला लीजिए। तीनों का मतलब ये होता है आपका ठोस, ये होता है आपका द्रव और ये होता है आपका गैस। तो इसको इसमें मिला लीजिए, इसको इसमें मिला लीजिए, इसको इसमें मिला लीजिए, इसको इसमें, या ये इसमें मिला दीजिए या ये इसमें मिला दीजिए। मतलब जस्ट आपका जो मन करे वो आप किसी भी अवस्था में मिला दीजिए। तो या तीनों को मिला दीजिए, मतलब कुल मिला के कोई सी भी अवस्था जो होगी उसको किसी भी अनुपात में कैसे भी मिलाने पर जो नया पदार्थ बनेगा बच्चों वही क्या कहलाता है, मिश्रण। तो इस अवस्था पे हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, तो आपकी जो बुक दी है आप उस पर ध्यान रखेंगे तो देखेंगे जरा। तो देखिए सबसे पहले ठोस का मिश्रण, ठोस को ठोस के साथ ले रहे हैं तो ठोस का मिश्रण हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों आगे देखेंगे आप ठोस और द्रव का मिश्रण। ठोस के साथ द्रव ले लिया आपने, ऐसे ठोस के साथ क्या लेंगे, आपके गैस ले लेंगे, फिर द्रव लेंगे, द्रव को ठोस, फिर द्रव को द्रव के साथ, द्रव को गैस के साथ, ऐसे फिर गैस लेंगे, फिर गैस को आप क्या करेंगे, गैस का गैस के साथ, फिर गैस का द्रव के साथ और फिर गैस का ठोस के साथ,
ऐसे ही आप सभी उनको अवस्थाओं को लेकर क्या कर सकते हैं, मिश्रण के वर्गीकरण की अवस्थाओं को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं हम, मिश्रण के प्रकार। आपके लिए बहुत ही ज्यादा आगे तक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मिश्रण और यौगिक को कृपया ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप अपनी नेक्स्ट केमिस्ट्री यानी आप 12th तक, बल्कि बीएससी आप जहां तक भी इसका अध्ययन करेंगे, आपके लिए बार बार यौगिक, मिश्रण और तत्व आएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से बेस चल रहा है 9th, वास्तव में एक अलग स्टैंडर्ड पर देखी जाए तो 9वीं क्लास आपके लिए एक बेस का कार्य करती है। तो कृपया ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप अपना बेस क्लियर कीजिए और हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आती है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे नंबर 9368811920 इस पर कॉल कीजिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर 8394078126 इस पर व्हाट्सएप करके मैसेज कीजिए कि सर ये परेशानी आ रही है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कीजिए, या आपको जिस भी माध्यम से मुझे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। तो प्यारे बच्चों, हम आते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार, ये कुल मिला के मैं आपके लिए ही तत्पर हूं। तो हमारी जो मेहनत है वह सिर्फ आपके भले या आपके फ्यूचर के लिए ही है, तो आप भी कृपया ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। तो देखिए मिश्रण के प्रकार में बच्चों, मिश्रण की प्रकृति के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले ये आता है समांगी। आप इनको आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अध्ययन कर लीजिए कि आप इसको कभी भूले ही ना। तो देखिए मैं अब इनको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए बात सबसे पहले होती है समांगी मिश्रण की। किसकी होती है? समांगी मिश्रण की। मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रसायन विज्ञान है, तत्व के जो टॉपिक की जो हेडिंग का पॉइंट दिया हुआ उस पर विचार कीजिए। समांगी, तो समांगी का मतलब क्या लिख रहा है? सम प्लस अंगी। तो यहाँ पे संधि विच्छेद करने पे पता पड़ेगा कि सम है अंगी, अर्थात ऐसा मिश्रण जिसके जो अंग हैं वो क्या है? सम। सम में समान। कैसे हैं? समान। अर्थात मिश्रण का प्रत्येक भाग, अर्थात ऐसा मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग का संगठन व गुणधर्म समान होता है। देखो इनको एग्जाम्पल की सहायता से क्लियर करेंगे। हमारी केमिस्ट्री एग्जाम्पल पर बहुत ज्यादा बेस करती है, तो इनको हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर क्लियर करते हैं। तो देखिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, नमक व जल का मिश्रण। नमक व जल का मिश्रण, आप इसको नमक का घोल कर सकते हैं, या इसके अलावा आप चीनी का घोल ले लीजिए। चीनी का घोल, चीनी के घोल का मतलब होगा बच्चों चीनी प्लस जल का मिश्रण। ऐसी स्थिति में देखेंगे प्यारे बच्चों, नमक व जल का मिश्रण, तो हम क्या कर रहे हैं? समांगी, अर्थात जिसका प्रत्येक अवयव। तो हमारे इस मिश्रण में क्या तत्व भाग ले रहे हैं भाई? दो अवयव भाग ले रहे हैं, नमक प्लस जल। जब दोनों को घोलेंगे तो घोलने पर जो मिश्रण तैयार होगा उसे हम देखते हैं कि उसका मिश्रण जो होता है वह समांगी प्रकृति का होता है। कैसा होता है? समांगी प्रकृति का। अर्थात क्या पता पड़ता है, जब हम उसको जब पात्र में देखेंगे जो मिश्रण होगा उसमें हम नहीं पहचान करके बता सकते कि नमक कहाँ है, अर्थात हम उसको देख के नहीं बता सकते कि नमक घुला हुआ है या पानी में अलग दिख रहा है या पानी अलग दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो अवस्था होगी वो कैसी होगी? समावस्था होगी। तो इस प्रकार के मिश्रण को बच्चों क्या कहेंगे? हम समांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारा विषमांगी मिश्रण। इस पर भी विचार करते हैं आप। ये होता है विषमांगी मिश्रण। प्यारे बच्चों, विषमांगी का मतलब क्या होता है? विषमांगी का सीधा सीधा मतलब होता है विष मिस अलग अलग, मांगी में विष मिस अलग अलग, आंगी मीन्स अंग। अर्थात इस प्रकार का मिश्रण, अर्थात इस प्रकार का मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन, संगठन मतलब होता है जिससे मिलकर बना हुआ है, वह गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आप लेते हैं बालू का मिश्रण। बालू को कहते हैं हम रेत, रेत का मिश्रण। बालू रेत का मिश्रण। तो प्यारे बच्चों, बालू जो रेत, अब आपने क्या किया, एक पात्र लेते हैं, पात्र आपने पानी भरा और उसमें आप जैसे ही बालू भरते हैं तो बालू भरने पर आप उसको कितना ही घोल लेते हैं, लेकिन घोलने के पश्चात वह कभी नहीं घुलेगा और आपको दिखेगा कि बालू हमेशा अलग ही अवयव, बालू जो रेत के कण है वह हमेशा उसमें तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से ये क्या होता है आपका विषमांगी और समांगी मिश्रण।
तो प्यारे बच्चों, दोनों जो मैंने एग्जांपल दिए हैं आप उनको तैयार करके अपने घर पे और इसको डिटेल में भी अध्ययन कर सकते हैं। बल्कि हमारी जो साइंस होती है वह प्रयोगों पर ज़्यादा स्पष्ट होती है, तो आप इन प्रयोगों को आसानी से अपने घर करके देखिए, क्योंकि इनमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली। तो देखिए बच्चों, ये आप इनको कर भी चुके होंगे। तो देखिए, एक हमारी नई हेडिंग चलती है, हम आते हैं विलियन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर बच्चे विलियन मिश्रण यौगिकों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो उन चीजों को आज दूर कर लीजिए और उन्हें आजीवन या अपनी स्टडी टाइम तक के लिए कभी भी कंफ्यूजन पैदा ना हो, ऐसी स्थिति अपने दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए। देखिए क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी जो मिश्रण होगा, तो इस प्रकार के जो समांगी मिश्रण होगा वह क्या कहलाएगा, हमारा विलियन कहलाता है। अर्थात विलियन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण ही होता है। लेकिन यह दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का, मान लीजिए आपने कोई दो समांगी पदार्थ लिए हुए हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जल व नींबू का मिश्रण। आपने जल में नींबू घोल दिया है, तो दोनों कैसे हैं, एक ही प्रकार के समांगी मिश्रण है ना भाई। जल क्या है, H2O, ऐसे नींबू क्या, सिट्रिकम। तो दोनों को जब आप घोलेंगे तो इनसे होने वाला जो नया पदार्थ तैयार होगा वह क्या कहलाएगा, हमारा विलियन। अर्थात दो या दो से अधिक समांगी अवयव जो होंगे वो मिलकर जिस प्रकार के नए मिश्रण का निर्माण करते हैं, हम उसको सॉल्यूशन या विलियन कहते हैं। देखिए, यह जरूरी नहीं कि प्राय हम विलियन पर जो विचार करते हैं, हमारे दिमाग में विलियन आते ही दिमाग में तय हो जाती है कि वह तरल होगा, अर्थात वह द्रव्य अवस्था में होगा। तो वास्तव में इसमें ठोस या द्रव या गैस मिले तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है। वास्तव में वह तरल होगा, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, आपके धातु जैसे कि धातु, पीतल या मिश्र धातु या वायु आदि भी मिले हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो मूल संरचना रहेगी वह वास्तव में तरल अवस्था ही होती है। तो इस प्रकार लेकिन उनकी जो अवस्था होगी वह ऐसी समांगी अवस्था प्रदर्शित करती है कि वह उनको आप अवयवों को पहचान नहीं सकते, और ऐसी अवस्था को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, विलियन कहते हैं। समझ चुके होंगे आप प्यारे बच्चों। और आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो मैंने आपको सीधा सीधा अपना संपर्क सूत्र बता दिया है। सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, उन पर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमारे सही में नहीं आया है, या इस तरीके से एग्जाम्पल यह फॉलो नहीं हो रहा है। जो भी आपकी परेशानी है सीधा सीधा आप क्या कीजिए, इसको स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बात आती है विलियन के दो भाग होते हैं। क्या होते हैं, विलियन के दो भाग होते हैं। एक तो होता है आपका विलेय और सेकंड होता है आपका विलायक। देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें भी रहता है, तो मैं आज आपको ऐसा एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करूंगा कि आप कभी भी इसको नहीं भूलने वाले हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या होता है विलायक। तो विलियन क्या होता है, विलियन हमेशा किन दो वस्तुओं से मिल, तो विलियन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। अर्थात तो विलियन हमेशा दो हमारे अवयवों से मिलकर बना होगा, जिनको कहेंगे विलेय और विलायक। तो देखिए, सबसे पहले आप इसका विलियन का एग्जांपल लेते हैं और उसकी सहायता से स्पष्ट करेंगे कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो सबसे परिभाषा देखते हैं विलेय की। विलियन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, तो कम मात्रा वाले को क्या कहते हैं आप, विलेय, और ज्यादा मात्रा वाले को क्या कहते हैं, विलायक। ज्यादा मात्रा वाले को क्या कहेंगे बच्चों, विलायक। तो देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं चीनी का घोल। तो चीनी का घोल आपने घर पे तैयार किया होगा। कभी भी आप शिकंजी या चीनी का मिश्रण पीते हैं तो क्या करते हैं, आप एक गिलास पानी में चीनी का घोल घेरते हैं। तो चीनी कितनी रहती है, 1 से 2 चम्मच रहती है। 1 से 2 चम्मच चीनी का मात्रा लेते हैं। तो जो कम वाली मात्रा है, जो कम मात्रा वाली पदार्थ है विलियन में, जो कम मात्रा वाला पदार्थ है, जैसे कि यहाँ पे आप चीनी ले रहे हैं, यहाँ पे लीजिए, आपने यहाँ पे क्या करा, चीनी घोल दी और ये पानी भरा हुआ है। तो चीनी आप क्या लेते हैं, 1 से 2 चम्मच लेते हैं ना, 1 या 2 चम्मच। एक से 2 चम्मच लेते हैं। तो जबकि पानी क्या है, जो जल है वो संपूर्ण उसमें भरा हुआ होता है पात्र में। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे ज्यादा वाला भाग क्या है हमारा, जल, और कम वाला भाग क्या है, चीनी।
तो जो कम वाला, जो विलयन का कम वाला भाग होता है उसको कहते हैं विलेय। क्या कहते हैं? विलेय। और जो ज्यादा वाला भाग होता है उसको कहते हैं विलायक। अर्थात तो हमेशा कम वाले भाग को क्या कहेंगे हम? विलेय, और ज्यादा वाले भाग को क्या कहेंगे? विलायक। तो सबसे आप अच्छा एग्जांपल अपने दिमाग में ध्यान रखिए, चीनी का घोल। अर्थात तो चीनी यहाँ पे क्या रहेगी बच्चों? विलेय, और जल क्या रहेगा यहाँ पे? विलायक। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, विलयन दो अवयवों से हमेशा मिलकर बना होगा, विलेय प्लस विलायक। किससे मिलकर? विलेय प्लस विलायक। तो विलेय और विलायक आपके दिमाग में कभी भी क्लियर नहीं होने वाले। सबसे आसान तरीका यह है कि विलेय जो कम वाला भाग और विलायक क्या होगा? ज्यादा वाला भाग। तो देखिए इसका एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम विलेय विलायक का, और उसको और ज्यादा आसानी से स्पष्ट करेंगे। देखिए बच्चों, वायु, जैसे कि आपके दिमाग में वायु क्या है? एक विलयन है। तो वायु क्या है? एक जो हमारी जो वायु है वो गैसों का मिश्रण है। अर्थात वायु क्या है? बहुत सारी गैसों का विलयन है, जिसमें मुख्यतः क्या होती है? 21% क्या हो गई? ऑक्सीजन। क्या हो गई? ऑक्सीजन। और 78% क्या होती है? नाइट्रोजन। क्या होती है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो वायु होगी हमारी, तो वायु में हम क्या कह सकते हैं? जो कम मात्रा वाली जो ऑक्सीजन है वो होगी आपकी विलेय। क्या हो गई? आपकी विलेय। और जो ज्यादा मात्रा वाली नाइट्रोजन है, आप उसको क्या कह सकते हैं? विलायक। क्या कह सकते हैं बच्चों? विलायक। तो देखिए यहाँ पे हम बच्चों विलयन के गुणधर्म क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखो विलयन के गुणधर्म। देखो जैसे कि विलयन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं हम। तो देखिए रसायन में क्या होता है, किसी भी पदार्थ या यौगिक या किसी भी हम जब प्रोसेस को पढ़ते हैं तो उसके गुणधर्मों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। यहाँ पे क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। वो उसकी परिभाषा में स्पष्ट हो गया था, तो ये ज्यादा बताने की जरूरत आपको रह नहीं जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है? विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो इसका व्यास होता है वह 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। तो क्या होता है? वह इतने ज्यादा सूक्ष्म होते हैं कि उसको हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। विलयन में क्या होता है? प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अर्थात आप क्या करेंगे? कोई विलयन में से यदि प्रकाश गुजार के देखेंगे तो प्रकाश के कण वहां से प्रसारित नहीं होते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि विलयन के कण क्या नाम है? प्रकाश के कण विलयन में से प्रवाहित नहीं होते। और जो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट बचता है यहाँ पे, विलयन में से विलेय के कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता, जबकि शांत छोड़ देने पर वह खुद ही नीचे बैठ जाते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि जैसे मिश्रण में से आप किसी बालू को लेंगे और मतलब रेत को लेंगे और पानी से में छानकर अलग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है? आप ऐसी साधारण छानने वाली प्रक्रियाओं से विलयन को स्पष्ट नहीं कर सकते या अलग नहीं कर सकते। आपने नींबू लिया हुआ, यदि जल लिया हुआ है, तो क्या घोल के आप नींबू और जल को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कभी भी इसको छानकर अलग नहीं किया जा सकता। तो देखिए विलयन के ही एक नेक्स्ट गुणधर्म हम आते हैं, विलयन की सांद्रता। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल और विभिन्न तथ्यों की सहायता से समझेंगे कि वास्तव में विलयन की सांद्रता होती क्या है। विलयन की सांद्रता देखो प्यारे बच्चों, देखिए क्या होता है। कोई आपने विलयन देखा होगा, कोई भी आप विलयन ले लीजिए। मान लीजिए मैंने सबसे आसान विलयन चीनी व जल का मिश्रण ले लिया है। क्या ले लिया है? चीनी व जल का मिश्रण। तो देखिए जल में क्या करूंगा मैं? चीनी जब घोलना शुरू करूंगा तो घोलते घोलते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो जल होगा वह चीनी को घोलने से क्या कर देगा? मना कर देगा। अर्थात चीनी की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जो चीनी है उस जल में घुलना बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार किसी विलेय में, किसी विलायक में जो विलेय होता है, जो हम घोलते हैं उसको विलेय कहते हैं। तो उनकी स्थिति को पहचान करने के लिए, अर्थात विलायक की और विलेय की स्थिति को क्या करने के लिए? पहचान करने के लिए एक नए पद का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं सांद्रता। क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं सांद्रता। यदि इसे एक परिभाषा के तौर पे देखें प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से कहेंगे, विलायक की मात्रा कोई निश्चित मात्रा लेते हुए, ये मान लीजिए हम इसको द्रव्यमान में ले रहे हैं, आप इसको 1 किलोग्राम ले सकते हैं या 1 लीटर आयतन में ले लीजिए।
उसमें एक निश्चित विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, अर्थात किसी विलायक में घुले हुए एक निश्चित मात्रा में आयतन ले लीजिए, द्रव्यमान में ले लीजिए, घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, अर्थात जो विलेय पदार्थ की मात्रा होगी वह क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, वही हमारी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। अर्थात उस जो विलेय पदार्थ होगा उसकी मात्रा से है, यानी कितनी मात्रा स्पष्ट है। मान लीजिए 2 विलियन लिए हुए हैं, आपको कैसे पता पड़ेगी कि यह गाढ़ा है या यह पतला है, तो ऐसी स्थिति को हम उसकी सांद्रता से स्पष्ट करते हैं। सांद्रता मोल प्रति लीटर से मापी जाती है। देखिए एक न्यूमेरिकल की सहायता से इसको स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ अन्य पदों को भी हम आसानी से समझ लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं संतृप्त अवस्था। क्या होता है, सबसे पहले क्या है, एक संतृप्त अवस्था, यानी किस प्रकार से सांद्रता में संतृप्तता आती है उनको स्पष्ट करते हैं। ठीक है, संतृप्तता क्या होती है, पदार्थ विलेय की मात्रा एक निश्चित ताप पर घुलना बंद कर देती है, तो विलेय की यह अवस्था संतृप्त कहलाती है। अर्थात तो विलायक में विलेय जब घुलना बंद कर देता है, विलायक में विलेय जब क्या कर देता है, घुलना बंद कर देता है, अर्थात विलय की एक ऐसे विलयन में विलय की मात्रा की अधिकतम उपस्थिति जहां पर उसका घुलना बंद हो जाता है, तो विलयन की ऐसी स्थिति को हम उसकी संतृप्तता कहते हैं। अर्थात संतृप्त का मतलब समझो बच्चों, संतृप्त का मतलब तृप्त, तृप्त में से भरना। आप कभी कहते हैं कि हमारा पेट तृप्त हो गया, अर्थात हमारा तो पूर्ण रूप से पेट भर गया। ऐसा ही विलयन किससे मिलकर हुआ, विलायक और विलेय से। तो विलायक में क्या होता है प्यारे बच्चों, जब विलेय घुलना बंद कर देता है, अर्थात तो विलायक का पेट पूरी तरीके से भर जाता है, तो ऐसी स्थिति जो होती है विलयन की, वह संतृप्तता कहलाती है। और इसी के पॉइंट एक नेक्स्ट पॉइंट आता है विलेयता। क्या आता है बच्चों, विलेयता। तो देखिए विलेयता क्या होता है, विलेयता का सीधा सीधा मतलब है विलेय होना। विलेय का मतलब है घुलना, अर्थात तो विलेय की उपस्थित मात्रा ही विलयन का क्या कहलाती है। जिस विलयन में जितना विलेय घुला हुआ है, वह जो विलेय है, वह जो टोटल मात्रा होगी, वही उस विलयन की क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, विलेयता। क्या कहलाती है, विलेयता, सोल्युबिलिटी। इसके अलावा एक और नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम देख लेते हैं इसी में। जाता है बच्चों असंतृप्त अवस्था। क्या आती है, असंतृप्त। अभी जैसे कि मैंने आपको संतृप्त बताया था, तो संतृप्त क्या था वहां पे प्यारे बच्चों, संतृप्त था आपका संतृप्त था मतलब विलेय की ऐसी मात्रा, जब विलेय की विलायक में ऐसी मात्रा, अर्थात विलायक में ऐसी मात्रा जब घुलना बंद कर देती हो, लेकिन ऐसी अवस्था जहां पर विलेय की मात्रा अभी उसकी पूर्ण विलेयता से कम हो, अर्थात विलायक में अभी विलेय को और घुला जा सके, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है हमारी, उसकी असंतृप्तता कहलाती है। तृप्त का मतलब है, असंतृप्त का मतलब है अभी वह विलायक को आप आसानी से और विलेय दे सकते हैं। देखिए एक पॉइंट आता है यहाँ पे अति संतृप्त। क्या आता है प्यारे बच्चों, अति संतृप्त। अति संतृप्त देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है, यदि ताप बढ़ा दें, आप क्या करते हैं, यदि ताप आप ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, विलेय की मात्रा और ज्यादा घुलती है। मान लीजिए एक पानी में आपने चीनी घोलना प्रारंभ किया था और वहां पे उसकी संतृप्तता पूर्ण थी, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपको उसमें और ज्यादा चीनी घोलनी है या उसमें और ज्यादा विलेय की मात्रा घोलनी है। चीनी क्या है, विलेय है। तो विलेय की मात्रा घोलने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें एक ताप का प्रवाह करेंगे, अर्थात आप उसको गर्म कर देंगे। तो गर्म करने से विलेय की और ज्यादा मात्रा जब घुलना प्रारंभ हो जाती है, तो विलयन की उस अवस्था को विलयन की अति संतृप्तता कहते हैं। अर्थात संतृप्त से भी ज्यादा बढ़कर संतृप्तता का होना क्या कहलाता है, अति संतृप्तता कहलाता है। तो देखिए इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं सांद्रता निकालने के लिए, जिनका अध्ययन हम करेंगे। उसके आधार पर क्या एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, उसको समझाते हैं कि आप सांद्रता का गणना कैसे करते हैं। तो देखिए किसी विलयन में जो सांद्रता होगी, यदि आप द्रव्यमान के आधार पर लें, यदि आप द्रव्यमान के आधार पर लेते हैं, तो यह होगी विलेय का द्रव्यमान। क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान अपॉन टोटल विलयन का द्रव्यमान, टोटल विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। क्या होता है, इंटू 100। इसको दिखाते हैं स्मॉल w और इसको दिखाते हैं कैपिटल W।
ऐसे ही यदि मान लीजिए आप आयतन में ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विलय का आयतन हो जाएगा और यहाँ पर उसका विलयन का टोटल का आयतन हो जाता है। तो देखिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उससे सांद्रता निकालकर हम इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हमारी सांद्रता निकलती कैसे है। सांद्रता होती है कंसंट्रेशन। यह बहुत एक महत्वपूर्ण पद है जो विलयनों के लिए एक मानक की तरह कार्य करता है। देखिए मान लीजिए एक विलयन के 320 ग्राम, मान लीजिए एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम क्वेश्चन, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक, 320 ग्राम क्या लिया हुआ हमने, विलायक। जल को 40 ग्राम, जल में क्या करते हैं हम 40 ग्राम नमक घोलते हैं। तो इस विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। देखिए सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला पर, अपने न्यूमेरिकल को देखते सबसे पहले फॉर्मूला पर विचार कीजिए। तो इसका क्या दिया हुआ है, ग्राम में, अर्थात ग्राम का मतलब सीधा सीधा क्या है आपको, ये किसमें दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। तो ग्राम क्या है, द्रव्यमान में होता है ना, द्रव्यमान की यूनिट होती है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं बच्चों, हमें चाहिए जो द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है, तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 था। तो यहाँ पे हमारे पास विलय जो क्या है वो है जल, तो जल का सीधा सीधा हमें दिया हुआ है। यदि हम टोटल, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टोटल विलयन का द्रव्यमान चाहिए। तो विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान। तो जो हम टोटल विलयन लेंगे वो क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, विलयन का जो द्रव्यमान होगा विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान, क्या होगा, विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान। अर्थात विलय क्या है यहाँ पे 320 ग्राम, तो विलायक हो जाएगा 40 ग्राम। इस तरीके से ये बनता है आपको 360 ग्राम जो टोटल विलयन का द्रव्यमान होता है। तो आप इसको अपने दिमाग में अलग रख लीजिए, 360 ग्राम क्या हो गया हमारा टोटल विलयन का द्रव्यमान। तो हम फॉर्मूला की सहायता से इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, जो टोटल हमारा जो विलय का द्रव्यमान यानी जो नमक का द्रव्यमान वो कितना है 40 ग्राम, और जो जल का द्रव्यमान है वो कितना है हमारा विलायक का, वो है आपका 320 ग्राम, और टोटल विलयन का द्रव्यमान हमने इनको जोड़ के निकाल लिया है, वो है हमारा 360 ग्राम। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है द्रव्यमान यानी किसका, विलय का, बटे पूरे विलयन का द्रव्यमान, क्या होता है पूरे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 40 विलय, विलय क्या है नमक, तो नमक का कितना है 40, टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना है 360, और इसमें क्या कर देंगे 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आप उसको काटोगे तो यह आता है 100/9, कितना आता है, तो 0 से 0 कट गई है, और 4 9 36 होते हैं आपके, और ये कितना बचता है 100/9। तो इस 100/9 का मतलब होता है 11.1%। इस तरीके से यहाँ पे क्या निकलती है, यह इसकी परसेंटेज जो है सांद्रता निकलकर आसानी से आ जाती है। तो देखिए इस पाठ का एक नेक्स्ट टॉपिक अध्ययन करते हैं हम, निलंबन। क्या अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों, निलंबन। क्या होता है निलंबन, ये देखेंगे हम। लेकिन निलंबन क्या होता है, जब किसी विषमांगी घोल जो ठोस या द्रव में घुला होता है, मान लीजिए आपने ठोस में कोई द्रव घोल रखा है, तो क्या होता है कभी कभी कोई ठोस द्रव में घुलता नहीं है और वह परिक्षेपित अर्थात तो नीचे बैठ जाता है या उसकी अवस्था अलग दिखाई देती है, तो इस अवस्था को हम निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। अर्थात जब किसी आप द्रव में ठोस को घोलते हैं तो जो ठोस होता है आपका वो द्रव में वितरित हो जाता है, अर्थात पूरे द्रव में फैल जाता है और अपने आंशिक अवयवों के साथ वह पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं करता। ऐसी अवस्था को निलंबन कहते हैं। अर्थात यह उस विलयन में घुलता नहीं है। जैसे कि आपने मान लीजिए जल में रेत घोल दिया, तो रेत जो है, रेत के कण क्या करेंगे, वो पूरी अवस्था में तैरते रहते हैं, ऐसी अवस्था में ये घुलते नहीं है। तो जो जल में जो रेत का मिश्रण है वह क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। देखिए निलंबन के गुणधर्म पढ़ेंगे। निलंबन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो निलंबन को सिर्फ इतना याद रखिए, जो अवयव पूर्ण रूप से घुलते नहीं हो। तो निलंबन के गुणधर्म,
देखिए प्यारे बच्चों, निलंबन के गुणधर्मों में क्या आता है आपका, देखिए यह एक विषमांगी मिश्रण है, अर्थात सीधा सा भी आपको रेत का एग्जांपल बताया था। तो ये क्या होता है, वास्तव में एक विषमांगी मिश्रण होता है। ये कण आंखों द्वारा सीधे तौर पर नहीं देखे जा सकते, अर्थात ये कण आंखों से सीधे देखे जा सकते हैं। मान लीजिए आपने पानी में जो जल है उसमें रेत के कण घोल दिए हैं, तो आप उनको आसानी से खुद ही देख सकते हैं। ये कण प्रकाश का विकिरण कर देते हैं, अर्थात प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। शांत होने पर ये क्या कण होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो आप इसको ज्यादा देर बाद छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, हमारी निलंबन कहलाती है। तो निलंबन आप आसानी से सीख चुके हैं। तो एक नई हेडिंग के साथ फिर हम नई हेडिंग अपनी लेते हैं, जिसका नाम है कोलाइडी विलयन। देखिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये आपकी आगामी कक्षाओं में आपके लिए पूरी यूनिट की तरह सामने आने वाला है। तो जितना ज्यादा आप अध्ययन यहाँ कर लेंगे, उसी की तरह आपको आसानी आगे होगी। देखिए कोलाइडी विलयन क्या होता है प्यारे बच्चों। देखिए कोलाइडी विलयन के कणों का आकार एक वास्तविक विलयन से अधिक व निलंबन के कणों से कम होता है। अर्थात यदि कोलाइडी विलयन को सिर्फ हम कणों के आधार पर क्या कर सकते हैं, उसकी माप कर सकते हैं। जो हमारा वास्तविक विलयन होता है उसकी व निलंबन के जो बीच की अवस्था होती है कणों के आधार पर, अर्थात वास्तविक विलयन और निलंबन के जो बीच की अवस्था होगी, जो बीच के कण विलय के कण घुले हुए होंगे, उस प्रकार के कणों से युक्त जो विलयन होगा वही विलयन हमारा क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। देखिए ये क्या करते हैं, इन्हें साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु सूक्ष्मदर्शी से आप इसको देख सकते हैं। प्रकाश मार्ग का स्पष्ट दिखाई देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। अर्थात एक विशेष प्रकार का कोलाइडी कण व्यवहार करते हैं। कोलाइडी कण क्या कहते हैं, उसमें प्रकाश मार्ग को आसानी से देखा जा सकता है। यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। मान लीजिए देखिए आपने क्या किया, कोई कोलाइडी विलयन लिया हुआ है और उसमें क्या करते हैं आप, किसी टार्च या प्रकाश स्रोत की रोशनी लेते हैं और उसको जैसे ही आप मारते हैं तो मारने के फलस्वरूप जो कोलाइडी के कण होंगे वो आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार प्रकाश की सहायता से कोलाइडी कणों को देखने की घटना ही हमारी टिंडल प्रभाव कहलाती है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम टिंडल ने किया था, इसलिए इसको टिंडल कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा कोलाइडी विलयन का ही निकल के आता है। देखिए हमेशा जो कोलाइडी विलयन होगा वो दो अवस्थाओं से मिलकर बनता है। एक तो परिक्षिप्त क्या आता है, परिक्षिप्त प्रावस्था, और एक होता है दूसरा परिक्षिप्त माध्यम। क्या होता है, परिक्षिप्त माध्यम। तो यहाँ पर जो परिक्षिप्त अवस्था होती है, जैसे आप नॉर्मल विलयन पढ़ के आए थे, जो उसमें विलय कहलाता है, ऐसे ही यहाँ पे कोलाइडी विलयन का जो विलय होगा वो परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगा। और जो टोटल जैसे वहां पे आप जल ब्लैक पढ़ के आए थे, तो वो यहाँ कोलाइडी कण में क्या कहलाएगा, माध्यम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यम। अर्थात ब्लैक वाले को क्या कहेंगे, माध्यम, और जो विलय वाली कंडीशन उसको क्या कहेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था। कोलाइडी के आप गुणधर्म देखेंगे। सामान्य प्रकार के कोलाइडी कणों में आप इनका वर्गीकरण या एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, जैसे कि आपने द्रव या गैस का एक कोलाइडी विलयन लेते हैं, द्रव गैस, इसका सामान्य से एग्जांपल मिलता है एरोसोल, जैसे कोहरा या बादल। ये क्या है, एक आपका कोलाइडी विलयन, किसका मिश्रण है, द्रव्य गैस का। तो देखिए कोलाइडी के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों। कोलाइडियों के गुणधर्म, इनका अध्ययन आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन एक दो मैं समझा देता हूँ। ये एक विषमांगी होते हैं, अर्थात इन प्रकार के कणों को आसानी से हम देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे विषमांगी होते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम एक नेक्स्ट हेडिंग के साथ अपनी पुनः शुरुआत करते हैं। क्या हम मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे करते हैं, अर्थात जो हमने एक बार मिश्रण बना दिया, क्या उसके घटकों का पृथक्करण हम पुनः कर सकते हैं। देखिए इसी के ऊपर आप पॉइंट तैयार करते हैं, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। जैसे कि आप कुछ प्राकृतिक पदार्थ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने दूध ले लिया है, दूध प्राकृतिक है, जल है,
या बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, इन मिश्रणों को शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए क्या होता है, इनको यदि विषमांगी अवयव है तो इनको भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। मान लीजिए कोई मिश्रण रेत व क्या है, आपने मान लीजिए रेत में नमक का मिश्रण लिया हुआ है, तो आप उनको छान के अलग कर सकते हैं। तो ये छानने की विधि क्या कहलाती है, हमारी भौतिक विधि कहलाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम विभिन्न विशेष तकनीकों की सहायता से मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करते हैं। कभी कभी हमें कुछ विशेष विधियों की सहायता से जो मिश्रण होता है उनका पृथक्करण करना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के गुणधर्म जैसे कि घनत्व, विलेयता, चुंबक के प्रति व्यवहार आदि का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम अपने विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, निश्चयनदन, ऊर्ध्वपातन, आसन व प्रभावची आसन आदि का उपयोग करके भी हम क्या करते हैं, मिश्रण के घटक को आसानी से पृथक्करण कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसी प्रकार से एक अपना एग्जांपल लेते हैं, उससे समझेंगे किस प्रकार से, क्योंकि एग्जांपल के बिना हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि किस प्रकार से मिश्रण को हम पृथक्करण कर सकते हैं। जैसे कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जाता है। तो देखिए आप अपने सामान्य दैनिक जीवन में इस विधि को अपनाते हैं। आप क्या करते हैं, माखन या लौनी जो है हमारे दैनिक जीवन में, उसको निकालने के लिए हम एक केंद्रीय विधि का प्रयोग करते हैं, जिसका वर्णन हम इसमें करेंगे। तो देखिए क्या होता है, दूध में अनेक प्रकार की वसाएं भिन्न भिन्न मात्रा मिली होती हैं। वसा मीन्स होता है चिकनाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैट्स। दूध में उपस्थित वसा की मात्रा की जांच की जा सकती है। इसके लिए एक अपकेंद्री विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, अपकेंद्री विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी केंद्र के विरुद्ध हम कोई एक सोर्स लगाकर उसमें वसा की मात्रा को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल कर उसकी मात्रा को जांचते हैं। तो देखिए इसके लिए हम पूरी क्रियाकलाप की विधि लेते हैं, या आप इसे अपने दैनिक जीवन में रोज करते भी हैं, लेकिन सिर्फ आपको वह विचार करना है कि किस प्रकार से हम मिश्रण में से इसको अलग कर रहे हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक परख नली में संपूर्ण क्रीम वसायुक्त दूध लें, इसे 2 मिनट तक क्या करें, आप केंद्रित करें, या कोई पात्र लें उसमें क्रीम युक्त दही या दूध लेते हैं, मतलब मिलाई युक्त दूध लेते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, किसी जैसे हमारे दैनिक जीवन में रई या मिक्सी या विभिन्न चकला की सहायता से उसको क्या करते हैं, आप केंद्रित मतलब घुमा के उसको निथारते हैं। ऐसी स्थिति में आप उसमें मथनी या मिक्सी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रेक्षण क्या होता है बच्चों, प्रेक्षण होता है जो सामान्य तौर पर दिखाए गए व्यवहार होते हैं। अब केंद्रीय यंत्र को घुमाने पर परख नली में भरे दूध के तल पर ठोस कण एकत्रित हो जाते हैं, अर्थात उसके तल पे क्या हो जाएंगे, आपको धीरे धीरे मोटे मोटे छोटे छोटे जैसे मक्खन या आदि के कण एकत्रित होने शुरू हो जाते हैं। घरों में प्रयुक्त किए जाने वाली युक्ति जैसे मथनी व दूध को घुमाने पर यह ठोस कण आपने आसानी से देखे होंगे। परिणाम क्या होता है बच्चों, दूध को अपकेंद्री यंत्र मथनी या मिक्सी को तेजी से घुमाने पर दूध में मिश्रित जो वसा होता है, जो उसमें घुली हुई जो लौनी है, जो घी है, वह क्या होता है, वह वसा के कण भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं तथा जल के हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम अपकेंद्रण की विधि से अपने हल्के और भारी कणों के बीच क्या करते हैं, तेजी से घुमाकर उनको क्या करते हैं, उनको ऊपर लाकर इन अवयवों को अलग कर लेते हैं। ऐसी अपकेंद्री अनेक विधियों की सहायता से हम उसमें से मिश्रण में से अनेक प्रकार के ठोस अवयवों को पृथक कर लेते हैं। इस विधि का प्रयोग देखिए आप अपने दैनिक जीवन में अन्य तरीके से भी करते होंगे, जैसे कि जांच प्रयोगशाला में रक्त व मूत्र की जांच में भी अपकेंद्रण सिद्धांत का प्रयोग ही किया जाता है। इसके अलावा डेयरी में मक्खन निकालने की प्रक्रिया व धोने से कपड़े निचोड़ने की प्रक्रिया भी क्या की जाती है, आप साधारण तौर पर इसी विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन नमक व कपूर का प्रयोग आप कैसे करेंगे, नमक व कपूर को कैसे पृथक करेंगे, क्योंकि हम मिश्रण में से अनेक अवयवों को पृथक कर रहे हैं। नमक व कपूर को कैसे पृथक करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं
इसमें प्रयोग नहीं, सीधा सीधा इसका एक निष्कर्ष लेते हैं और उसकी सहायता से स्पष्ट करेंगे कि कैसे नमक व कपूर को आसानी से पृथक किया जा सकता है। देखिए पहले बच्चों कैसे करेंगे। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके थे, देखिए हमने एक विशेष गुण बताया था, जिस प्रकार आप अर्थ वहां पे अवस्थाएं पढ़ रहे थे। तो ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या था, किसी भी पदार्थ को जब सीधे ठोस से किसी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, गैसीय अवस्था में। इसमें परिवर्तित किया जाता है गैसीय अवस्था में। तो ऐसे इस गुण को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसी ऊर्ध्वपातन गुण का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं, नमक व कपूर अन्य प्रकार के पदार्थों को अलग करने के लिए करते हैं। तो देखिए नमक के अलग गुणधर्म होते हैं और जबकि कपूर के गुणधर्म अलग होते हैं। क्या होता है बच्चों, कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था में सीधे गैस में परिवर्तित होता है। यही कपूर का गुण या अन्य पदार्थों का गुण क्या कहलाता है, हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसी गुण का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए कोई मिश्रण है नमक व कपूर का मिला हुआ, इसमें नमक व कपूर के मिश्रण है, इसमें क्या करते हैं, इनको गर्म करते हैं। जैसे ही हम यहाँ से गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होता है, जो हमारा कपूर है वह वाष्पित हो जाता है और ऊपर इसको क्या करते हैं, हम रुई या अन्य संघनित्र की सहायता से इसको क्या कर लेते हैं, कपूर को अलग प्रकार से वाष्पित कपूर जो है उसको संघनित्र कर लेते हैं और जो नमक है वह हमारा आसानी से बचा हुआ रह जाता है। तो इस प्रकार इस अनेक विधियों का प्रयोग हम क्या करते हैं, नमक व कपूर व अन्य पदार्थों को अलग करने में भी कर लेते हैं।